फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने दिनों से मैं आपको क्लास नहीं दे पाई और उसके पीछे बहुत सारे इशू थे। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे और जिस वजह से मैं खुद भी बीमार थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कुछ थे, फैमिली में हो जाते हैं। बच्चे का एडमिशन कराना था, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, अभी भी एडमिशन नहीं हुआ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अब हर चीज़ नहीं यहाँ पर कह सकती है। ठीक है, तो उस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं आई हूँ। आज जो प्रश्न रहेंगे वो हमारे मिक्स प्रश्न है, सभी ब्रांचेस के प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है। प्रसार शिक्षा के बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूँगी, आप देना चाहती हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग चाहें, आपकी अगर आप चाहते हो इतना, इसमें देखो 59 रुपीज़ को इतना बड़ा चार्ज नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे कोई नुकसान होने वाला है। तो उससे आप वो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप से आप भेज देना। हमारे व्हाट्सएप नंबर 963464 और 6046, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर देंगे अपने नाम के साथ, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, जो भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, विद प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, वो सारे आपको मिल जाएंगे। और जो भी आप लोगों के कभी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पर ग्रुप में आप आंसर उसका पूछ सकते हो। ठीक है ना, इतने सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं कि वो आपको खुद ही बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो 59 रुपीज़ इतनी बड़ा चार्ज नहीं है। इतना तो आप अगर मार्केट जाते होगे तो 40-50 रुपये की तो पता नहीं चलती, चॉकलेट आ जाती है। तो यही समझ कर आप कुछ भी समझ के कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 1, निम्नलिखित में से स्वयं अपनी मदद पर आधारित योजना थी। स्वयं अपनी मदद पर आधारित योजना कौन सी थी? गुड़गांव प्रोजेक्ट था, मारथंडम प्रयास था, ईसाई मिशन था, या फिर गांधी योजना थी? तो स्वयं अपनी मदद पर आधारित योजना थी वो आपकी मारथंडम प्रयास थी। हम सभी जानते हैं जो मारथंडम प्रयास था ये कहाँ शुरू की गई थी? ट्रावनकोर में की गई थी। ठीक है, ट्रावनकोर एक संस्था थी वहाँ की। ठीक है ना, ट्रावनकोर में। ओके, और समय क्या था? ये 1921। और ये कई बुक्स में अलग अलग भी दिया है, लेकिन हमारे पास 1921 ही इसका आंसर है। और ये ईसाई मिशन के थ्रू जो था शुरू किया गया था, ईसाई मिशन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी चीज़ें डिटेल्ड पूछ ली जाती हैं। ओके, और स्पेंसर हैच जो मेन चीज़ है, स्पेंसर हैच को याद रखना कि ये शुरू किसने की थी? तो स्पेंसर हैच ने इसको शुरू किया था। ठीक है, स्पेंसर हैच महोदय द्वारा ये जो योजना थी शुरू की गई थी। और ये स्वयं अपनी मदद पर तो आधारित ही थी, साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य याद रखिएगा, शरीर आत्मा का विकास करना था। शरीर, ठीक है, शरीर आत्मा, ओके, शरीर आत्मा और मस्तिष्क का विकास करना यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है, मैं उंगली से थोड़ा लिखती हूँ तो इस वजह से थोड़ा इशू है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो शरीर आत्मा और मस्तिष्क का विकास इस योजना में करना, जो मेन उद्देश्य इसका योजना का था। देखो, प्रसार शिक्षा एक ऐसी प्रसार शिक्षा है, प्रसार सेवा है, जिसको आप कह सकते हो गरीबों की शिक्षा। ठीक है, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण माली की पूछी जाए, बच्चों की पूछी जाए, प्रौढ़ों की पूछी जाए, माली, बच्चे, प्रौढ़, ठीक है, माताएं, शिशु, सभी शिशु क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट का ये आधार है। ठीक है ना, दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा जो है, अगर पूछा जाता है कौन है, तो वो सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था कौन सी है? तो वो प्रसार शिक्षा। सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था पूछी जाए, सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था जो है कौन सी है? बड़ी शैक्षणिक अवस्था, तो आप क्या कहेंगे? प्रसार है। ठीक है, प्रसार है। ओके, शैक्षणिक अवस्था सबसे बड़ी। अगर पूछा जाए प्रसार शिक्षा के फादर किसे कहा जाता है, तो जेपाल लीगन्स को कहा जाता है। जेपाल लीगन्स को कहा जाता है। ठीक है, लीगन्स को कहा जाए। प्रथम प्रसार निदेशक पूछा जाए तो आप कहोगे माउल्टन है। प्रथम प्रसार निदेशक माउल्टन कौन है? प्रथम प्रसार निदेशक है। ठीक है, प्रथम प्रसार निदेशक। ये कहाँ के इनकी कुछ विशिष्ट पहचान होगी। आप जानते हो 1873 में सर्वप्रथम क्या किया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका जिक्र किया था। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। ओके, और ये वहीं पर कौन थे? वहीं पर ये कहीं ना कहीं कार्यरत थे, उसी कॉलेज में ये कार्यरत थे, और इन्हीं को सबसे पहले प्रसार निदेशक नियुक्त किया गया 1873 में। और प्रसार शब्द का
क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जाए। अगर पूछा जाए कृषि शिक्षा हेतु, कृषि शिक्षा को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसार शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आंसर क्या होगा, आप में से कोई हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। दो तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1896, 1903 मतलब 1903 मतलब 1903 में, 1905 में, 1940 में। आपको याद रखना क्या है, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था, हम सभी जानते हैं बंगाल विभाजन हुआ था। उसके 2 वर्ष पहले मतलब 1903 यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। ग्रामीण पुनर्निर्माण जो योजना थी ये 1903 में आई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा ये चलाई गई थी, ये चलाई गई थी सर डैनियल हैमिल्टन द्वारा, सर डैनियल हैमिल्टन द्वारा, ठीक है। डैनियल हैमिल्टन द्वारा चलाई गई थी, ओके, हैमिल्टन, ओके। इनके द्वारा ये योजना चलाई गई थी, 1903 में चलाई गई थी। और कहाँ चलाई गई थी, ये बंगाल में ही चलाई गई थी। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको यहाँ से आंसर भी समझ में आ जाएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसी से पहले 2 साल पहले 1903 में ये योजना चलाई गई थी, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। और ये अच्छी बात यह है कि ये कहाँ चलाई गई थी, चलाई भी बंगाल में ही गई थी ये, ठीक है ना। तो इससे आपके 2-3 प्रश्न ये क्लियर हो जाएंगे। ग्रामीण पुनर्निर्माण जो योजना थी ये क्या थी, डैनियल हैमिल्टन द्वारा 1903 में बंगाल के गाँव को आदर्श गाँव बनाने के लिए शुरू की गई थी। गाँव को, बंगाल का जो गाँव था, गाँव थे जो भी, तो उन्हें आदर्श बनाने के लिए, ठीक है। आदर्श का मतलब कि भाई स्वच्छता हो सकती है, जल संबंधी समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, संक्रामक रोग वगैरह होते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप उनके पुनरुत्थान मतलब उनके लिए कुछ बेसिक आवश्यकताओं के लिए, उनकी जो होती है ना, हर एक को मतलब पेट भर भोजन मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये योजना जो है वहाँ चलाई गई थी। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसका हम अगले क्वेश्चन में जिक्र करेंगे। क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर गलत है। सरकारी ऋण समिति 1916 में आई थी, केंद्रीय सहकारी बैंक एवं बाजार 1924 में आया था, ग्राम पुनर्निर्माण प्रशिक्षण संस्था 1934 में आई थी, या फिर श्री निकेतन योजना जो है आपकी कब आई थी, 1906 में आई थी। यहाँ पर आपको कौन सा एक गलत है ये बताना है। सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे ग्राम पुनर्निर्माण योजना की, तो ये सहकारी सिद्धांतों के आधार पर आधारित थी संस्था, ठीक है। जो ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना है सर डैनियल हैमिल्टन ने चलाई थी, हमने अभी बताया। तो उन्हीं ने क्या किया था, यहाँ पर सरकारी जो था ऋण समिति, सहकारी ऋण समिति जो थी 1916 में इन्होंने शुरू की थी, ठीक है ना। केंद्रीय सलाहकार एवं बैंक बाजार भी इसी के अंतर्गत आया था, 1934 कर ली, 24 सही है, सही 24 ही होगा, ठीक है ना, 34 ही वाला है। और ग्राम पुनर्निर्माण प्रशिक्षण संस्था 1934 में आया था, ठीक है। तो 1916 में क्या आता है, सहकारी ऋण समिति, केंद्रीय सहकारी बैंक एवं बाजार कब आता है, अधिनियम 1924 में आता है। ग्राम पुनर्निर्माण प्रशिक्षण संस्था कब स्थापित की, 1934 में की गई। और यह वाला गलत हो जाएगा, श्री निकेतन योजना गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्री निकेतन योजना 1906 में नहीं आई थी, 1908 में आई थी, ध्यान रखिएगा। 1906 में नहीं आई थी, 1908 में आई थी। अच्छा, अभी हमने जो बताया ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वही के प्रश्न हैं जो मारथंड प्रयास है, आपके गुड़गांव योजना है, आपकी गांधी योजनाएं पूछी जाती हैं, और ये सब प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, नीलखेड़ी वगैरह, और सबके प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। और मैं सबका यहाँ पर डिटेल्ड भी कर रही हूँ, इसीलिए कि आप शॉर्ट नोट तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये जो भी अभी हमने बताई ये सब चीज़ें शुरू की गई थी किसके द्वारा, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना के द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 1948 में स्थापित हुई थी। राधाकृष्णन कमीशन, ठीक है, योजना हटा दो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जो भी चीज़ें दी गई हैं इनमें ये बताना है कि 1948 में क्या क्या शुरू किया गया, और योजना भी कह दो तो एक तरीके की ये सब योजना ही है, ठीक है ना। राधाकृष्ण कमीशन भी योजना है, एटा प्रयास भी योजना है, WHO जो है भले ही एक संस्था है लेकिन एक तरीके की योजना ही है, ठीक है ना, ठीक, कि जो स्वास्थ्य से संबंधित काम करती है, ओके, उसे भी प्लान करके ही बनाया गया है, तो हम योजना भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो एटा प्रयास, राधाकृष्ण कमीशन, WHO या उपर्युक्त सभी। कौन सी योजना ऐसी है जो 1948 में स्टार्ट की गई, तो हम सभी जानते हैं, आपकी चाहे राधाकृष्ण कमीशन हो 1948 में आया था, एटा प्रयास भी आपका 1948 में आया था, ठीक है, और WHO की स्थापना भी आपकी 1948 में ही हुई थी। बात करेंगे अब थोड़ी सी राधाकृष्णन कमीशन की, आप सभी जानते हो, एक सेकेंड,
इन्होंने किया क्या था, राधा कृष्णन जी जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनुशंसा की थी किस चीज़ की, मतलब ग्रामीण विश्वविद्यालय की, मतलब इन्होंने चर्चा की थी, या फिर कि ग्रामीण विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो पलायन कहाँ से हो रहा था, गांव से हो रहा था। गांव के लोग शहर की तरफ आकर्षित हो रहे थे, इन्हें गांव में ही शिफ्ट, मतलब गांव से ये बाहर ना निकले, वहीं पर उनका सार्वभौमिक विकास हो सके, इसीलिए तो प्रसार शिक्षा लाई गई थी, ठीक है ना, कि गाँव के लोग छोड़कर ना जाए वहाँ की व्यवस्था। तो वहाँ पर अगर उन्हें रखना था तो सबसे अच्छी बात थी उनके बच्चों के लिए एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है भैया एजुकेशन। बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, वहाँ पर खेती से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, तो बच्चे वहीं अपना विकास कर सकेंगे। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की इन्होंने अनुशंसा की थी राधा कृष्णन कमीशन ने 1948 में, ठीक है ना। इनकी अनुशंसा पर ही आप जानते हो बिहार का जो एग्रीकल्चर कॉलेज बना, इन्हीं की अनुशंसा पर बना, ठीक है। सबौर में आप जानते हो सबौर में पूछा जाता है कि एक प्रश्न आता है कि स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशासनिक शिक्षा की पढ़ाई कहाँ शुरू हुई, तो वो सबौर में हुई थी, स्नातक स्तर पर, ठीक है, स्नातक स्तर पर किसकी प्रशासनिक शिक्षा की पढ़ाई कहाँ शुरू हुई थी, तो सबौर में हुई थी, वो भी इन्हीं की अनुशंसा पर जो शुरू हुई थी। समय ये था सबौर में जब शुरू की गई थी पढ़ाई, तो 1955 का ये दौर था, 1955 और 56 का ये समय था, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, एटा प्रयास की बात और कर लें, क्योंकि शायद हमने कोई प्रश्न एटा प्रयास का डाला नहीं है, तो एटा प्रयास भी हम क्लियर करते चलें। ये थे अमेरिका के एक आर्किटेक्ट। ज़्यादातर योजनाएं जो हैं आप जानते हो अमेरिका के लोगों से ही संचालित की गई, जैसे मार्तंडम प्रयास हमने बताया, ये भी अमेरिका के थे, एटा प्रयास ये भी अमेरिका के थे, ठीक है। तो आपको अभी हम और योजनाएं पढ़ाएंगे, उसमें भी अमेरिका का जिक्र मैंने देखा है, भी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे। तो एटा प्रयास जो था, एटा प्रयास ये एल्बर्ट मेयर द्वारा चलाया गया था, एल्बर्ट मेयर, ओके। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, एल्बर्ट मेयर द्वारा कब, 1948, हम बता ही चुके हैं, इस प्रश्न में ही लिखा हुआ है, 1948 में आया था। और ये अमेरिका के कौन थे, एक आर्किटेक्ट थे, कौन थे, अमेरिका के ये आर्किटेक्ट थे, ठीक है, आर्किटेक्ट थे, ओके। और ये जो योजना थी वो किस पर आधारित थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो उत्पादन में सुधार, भाई कृषि के माध्यम से क्या होता है, उत्पादन में सुधार करना, ठीक है, उत्पादन में सुधार करना, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक सुधार, साथ ही साथ हम कह सकते हैं शिक्षा प्रदान करना, और आत्मविश्वास एवं सहयोग की भावना पैदा करना, ठीक है, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना प्रदान करना। सबसे पहले इसमें कितने गांव थे, 64 गांव थे। अगर प्रश्न पूछा जाए तो वैसे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बाद में ये काम सही चला तो 98 तक गाँव हो गए थे इसमें, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वोदय कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था, सर्वोदय जो कार्यक्रम है वो चलाया कहाँ गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। मुंबई में, बंगाल में, मद्रास में, ट्रावनकोर में। तो आप सभी जानते हो ट्रावनकोर, मार्तंडम प्रयास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, मार्तंडम प्रयास था। मद्रास में क्या, मद्रास में आपके आया था फिरका, ठीक है, फिरका है ना, फिरका आया था मद्रास में, ओके। बंगाल में अभी जस्ट हमने ग्राम पुनर्निर्माण योजना की बात की थी, बंगाल में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना, ग्राम पुनर्निर्माण भी आप लिख सकते हो, पुनर्निर्माण योजना, ओके। और मुंबई बचा आपके पास ऑप्शन में, तो सर्वोदय कार्यक्रम जो था वो आपकी कहाँ चला था, मुंबई में चला था, ओके। किसके द्वारा चलाया गया था भाई, सर्वोदय, आप जानते हो सर्वोदय का लेना देना किससे है, गांधी जी द्वारा, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। तो सर्वोदय कार्यक्रम चलाया किसने, गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था, उनकी प्रेरणा से चलाया गया, आप कह सकते हो। उद्देश्य इसका वही था कि जीवन उस स्तर लोगों का सुधारना है, उठाना है, ऊपर उन्नति करनी है, कृषि की उन्नति, साक्षरता का प्रचार प्रसार करना है, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, और जो ग्राम पंचायत है उनका विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, ओके। इन्हें आप अलग अलग नोट्स में 10 जगह ढूंढोगे, मैंने एक जगह पर ही आपको 4-5 बढ़िया क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन है 6, यह किसने कहा कि गाँव का विनाश हुआ तो भारत भी विनाशी हो जाएगा, ठीक है, विनाशशील हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने, तो ये कहा था आपके, ये कहा था गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि यदि विनाश हुआ किसका, गांव का, तो भारत का समझो विनाश हो जाए, क्योंकि उस समय, आज
तो हम तब भी कह सकते हैं कि लगभग लोग हैं जो गांव से शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या फिर गांव ही कुछ ऐसे होते जा रहे हैं जो बिल्कुल शहर की तरह हो गए। तो अब तो फ़र्क भी नहीं पता चलता है, कस्बे शहर हो गए बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो एक समय, जिस समय गांधी जी थे, उस समय आप जानते हो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे। खेती लोगों का जीवन यापन का एक माध्यम था। अब वो लोग गाँव छोड़ गए, गाँव का विनाश हो गया, तो क्या खाते आप लोग? हर तरफ से तो आप लोग थके हारे थे, हम लोग सब लोग थके हारे थे। हम तो थे ही नहीं, या थे तो बहुत, मतलब हम तो नहीं थे समझो, ठीक है। तो उस समय क्या था, खेती पर डिपेंड थे लोग, और खेती ही नहीं, गांव लोग छोड़ देंगे, खेती नहीं होगी तो विदेशों से आप कहाँ से मंगाओगे? पैसा इतना था नहीं उस समय, इतने बड़े बड़े युद्धों से हम लोग निकले थे। क्वेश्चन है 7, दोहरी आदर्श सेवा संघ के संचालक कौन थे? दोहरी आदर्श सेवा संघ के संचालक आपको बताने हैं गांधी जी, CSK देव, कर्नल सितोले थे, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो ये कर्नल जो सितोले जी थे, कर्नल सितोले, ये किससे संबंधित थे? आपके दोहरी आदर्श योजना से संबंधित थे। दोहरी आदर्श सेवा संघ के कौन थे? संचालक थे, ठीक है ना। कौन थे? संचालक थे, दोहरी आदर्श सेवा संघ के संचालक थे। इसमें 232 ग्राम थे, ठीक है, 232 ग्राम थे। संचालक पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आप क्या कहोगे? कर्नल सितोले थे, ठीक है ना। और वही सारे उद्देश्य जो सबके थे, वही यहाँ पर इनके, मतलब इनके भी वही सारे उद्देश्य थे। श्री SK देव कौन है, कोई जानता है? तो ये श्री SK देव जो थे वो किससे संबंधित थे? नीलखेड़ी योजना से, हाँ, नीलखेड़ी योजना से संबंधित थे, नीलखेड़ी, ठीक है। CSK देव जी जो संबंधित है किससे? नीलखेड़ी योजना जो थी उसके मुख्य संचालक कौन कहे जाएंगे? ये मुख्य संचालक कहे जाएंगे, मुख्य संचालक थे, ठीक है। संचालक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मुख्य संचालक थे। और जो योजना थी ये भी गरीबी, भोजन की कमी, भारतीयों के जो शोषण किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, उन लोगों को क्या करना था, मतलब बढ़ावा देने के लिए थी, मतलब उनके विकास से संबंधित थी, ठीक है। और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के साथ जो विभाजन हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए थे। विस्थापित होने का मतलब है कि सबकी जगह ज़मीन अपनी छूट चुकी थी, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई भारत चला गया। ऐसे में जगह की भी समस्या होती है, लोग अपनी छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें नई जगह चाहिए। तो उन लोगों के लिए खासतौर से ये योजना जो थी चलाई गई। गांधी जी के द्वारा, तो आप जानते हो सर्वोदय कार्यक्रम हो गया, गांधी योजना हो गया, गांधी योजना भी गांधी जी द्वारा ही चलाई गई, बहुत सारे हैं। क्वेश्चन है 8, 1946 की फिरका विकास योजना सर्वप्रथम कितने फिरकों में आरंभ की गई थी? क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो दिया है कि 1946, मतलब हम कह सकते हैं ये योजना 1946 में आई थी। फिरका विकास योजना कब आई थी? 1946 में आई थी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने फिरकों में आरंभ की गई थी। फिरकों का मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो गाँव से, ठीक है ना। फिरकों का मतलब किससे है, कह सकते हो आप ग्रामीण लोगों से है, ठीक है। तो कितने फिरकों में? 10 है आपके पास ऑप्शन, 25 है, 34 है, 50 है, तो हम कहेंगे 34 में, ठीक है। पहले ये 34 फिरकों में ही शुरू की गई थी। और अभी हमने आपको एक सच्चाई और बताई थी, कहाँ शुरू की गई थी? मद्रास में शुरू की गई थी। क्या ये बताने वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो मद्रास में जो था इसको शुरुआत किया गया था, 24 फिरकों में शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका वही था, सर्वांगीण विकास। कहाँ का? ग्रामीण लोगों का। ग्रामीण लोगों का सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो जाता है? उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी शिक्षा, स्वच्छता, आर्थिक प्रगति, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, उनको स्वावलंबी बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा 1950 में अगर पूछा जाए, अगर आगे थोड़ा बढ़कर, वैसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, तो इसमें 50 और अतिरिक्त फिरके जोड़ दिए गए थे। 50 अतिरिक्त, अगर प्रश्न बने कि अतिरिक्त कितने फिरके जुड़े थे, ठीक है, मान लो शुरुआत तो 34 से हुई थी, अतिरिक्त कितने फिरके जुड़े, तो 50 जुड़े थे, ठीक है, 1950 में। क्वेश्चन है, अच्छा 1950 में ही जुड़े थे 50 फिरके। क्वेश्चन है 9, ग्राम पंचायत की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 15 जुलाई 1954 को, 19 जुलाई 1954 को, 24 जुलाई 1954 को, या फिर 30 जुलाई 1954 को। ग्राम पंचायत की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, सबसे पहले तो प्रश्न का ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया था, और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है आपको उस पर चर्चा करनी है। आप जानते हो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम पढ़ते हो, जब जो आया था 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 गांधी जी के जन्म पर आया था। 1951 में एक आती है पंचवर्षीय योजना। तो जब ये योजनाएं शुरू की गई तो कहीं ना कहीं ये आवश्यकता महसूस की गई कि ग्राम पंचायत वगैरह का भी, मतलब ये चीज़ें भी होनी चाहिए लोगों की, जो
होती है समस्या उनके निपटारे के लिए, क्योंकि ज़्यादातर 76% जो जनसंख्या थी वो गांव में ही निवास करती थी, और ऐसे में वो लोग हर चीज़ के लिए, आप जानते हो शहरों तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा नहीं सकते हो, तो ग्राम पंचायत से फ़ायदा सिर्फ यही नहीं होता था कि जो नॉर्मल मामले हैं घर गाँव के वो निपटते थे, बल्कि जो समस्याएँ और भी होती हैं ना बेसिक सी, जैसे मान लो प्रचार कार्यकर्ता भी अगर गया गाँव में तो वो किससे मिलता है, ग्राम पंचायत वगैरह के जो सदस्य होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उन्हीं से मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें जो होता है ईजी हो जाती हैं थोड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो योजना चलाई गई थी, ये चलाई गई थी आपकी 19 जुलाई 1954 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चलाई गई थी किसके लिए, इसकी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया, और अपनी रिपोर्ट इन्होंने 19 जुलाई 1954 मतलब ग्राम पंचायत की व्यवस्था, जो ग्राम पंचायतें चल रही थी उनकी व्यवस्था का अध्ययन की। ये सब चीज़ें सही हो भी रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 19 जुलाई 1954 को। ओके, क्वेश्चन है 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था 1951 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आगमन होता है वो कब होता है, 1951 में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1952 में आपका जो होता है सामुदायिक कार्यक्रम आ जाता है। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे बेसिकली थे किस चीज़ के, प्रसार शिक्षा के। अब हम न्यूट्रिशन साइंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे करके हम सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है 11, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, फ्रांस का है, लैटिन का है, ग्रीक का है, यूनान का है। तो प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा का आपका शब्द है। जो प्रोटीन है इसका नामकरण पूछा जाए किसने किया, तो बर्जीलियस ने किया था, नामकरण किया था बर्जीलियस ने, ठीक है, बर्जीलियस ने। ओके, अब नामकरण से पहले क्या होता है, किसी चीज़ का जन्म होना जरूरी है। तो हम अगर कहें कि इसका खोज किसने की है, ठीक है, खोज किसने की, तो खोज हम कहेंगे मुल्डर महोदय ने की, मुल्डर ने की। और सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ का जन्म होता है, तो जन्म इसका हुआ 1838 में, मतलब खोज हुई थी 1838 में, मुल्डर महोदय ने की थी। और इसका नामकरण कब हुआ था, 1840 में। उसके मतलब 2 साल बाद जाकर कहीं इनका नामकरण हो पाया, ठीक है ना। जो ग्रीक शब्द है प्रोटीन, ओके, प्रोटीन कैसा ग्रीक शब्द है, और ये प्रोटियोस से बना है, ठीक है, प्रोटियोस से बना है। और हम कहेंगे प्रोटियोस का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, तो प्रोटियोस का मतलब होता है प्रथम स्थान रखने वाला। इनफैक्ट हम कहेंगे जल के बाद हमारी बॉडी का सर्वाधिक पार्ट किसका बना होता है, तो वो बना होता है प्रोटीन का, ठीक है ना, प्रोटीन का बना होता है। क्योंकि हमारे आहार में भी आप जानते हो 60 से 70% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यहाँ पर वसा जो होती है, फैट होता है कितना, 20 से 30% होता है, कहीं कहीं 12%, 13% भी दिया होता है, लेकिन अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। तो वसा जो होता है 20 से 30%, आरडीए भी कहता है 20, 25, 30, 20, 25, 30, मतलब जो हल्का काम करेगी वो 20 ग्राम लेगी, जो मध्यम कार्य करेगी वो 25 ग्राम फैट लेगी, और जो अधिक कार्य करेगी वो 30 ग्राम लेगी फैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो। और ऐसे ही पुरुष का क्या बताया, 25, 30, 40, मतलब कम कार्य करने वाला 25 ग्राम बचा लेता है, मध्यम कार्य करने वाला 30 ग्राम बचा लेता है, और सबसे अधिक क्रियाशील पुरुष जो होगा वो 40 ग्राम बचा को लेता है। तो प्रोटीन इसी एवरेज में अगर बात करें तो 10 से 15% जो होता है हमारी शरीर में प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है ना। खाने में बता रहे हैं, जो हम खाते हैं, बकाया बॉडी तो जल जो होती प्रोटीन जल के बाद दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जो प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, संपूर्ण प्रोटीन का कितना % भाग जो है उपास्थियों में प्रेजेंट होता है, 1/3 भाग, 1/5 भाग, या फिर 1/4 भाग, या निम्न में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे संपूर्ण प्रोटीन का कितना भाग जो होता है अस्थियों, उपास्थियों में प्रेजेंट होता है, जो अस्थि है हमारी, ठीक है, कार्टिलेज वगैरह होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें उपस्थित होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1/5 भाग, ठीक है, 1/5 भाग जो होता है सिर्फ और सिर्फ अस्थि और उपास्थियों में होता है। बकाया 1/3 भाग की अगर बात होगी तो हम कहेंगे ये मांसपेशियों में हमारे प्रेजेंट रहता है, मांसपेशियों में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, भौतिक गुणवत्ता व घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण में शामिल नहीं है। साधारण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर गुणवत्ता और भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको प्रोटीन का वर्गीकरण आना चाहिए, ठीक है। वर्गीकरण मैं कर रही हूँ किस चीज़ का, प्रोटीन का, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ प्रोटीन। आप अगर प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं तो प्रोटीन आप जानते हो 3 जगह से प्राप्त होता, मतलब हम वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे किस पर, सबसे पहले हम करेंगे गुणवत्ता के आधार पर,
ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण शॉर्ट में करूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं फ़ोन की स्क्रीन है ये। और दूसरी हम बात करेंगे प्राप्ति साधन के आधार पर कि हमें प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं। और तीसरा हम कहते हैं जो ये भौतिक गुणनशीलता होता है इसके आधार पर करते हैं। तो इसको मैं लिखती नहीं हूँ, आप ऐसे ही समझ जाना, ठीक है, अभी इसी पर समझा दूंगी। तो जो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन होते हैं वो कितने होते हैं, एक होता है आपका पूर्ण प्रोटीन, ठीक है, पूर्ण होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा होता है अपूर्ण प्रोटीन। ओके, अपूर्ण प्रोटीन जैसे कि जिलेटिन हो गया फलों में पाने वाला, ठीक है, मक्के की जीन हो गई, अपूर्ण प्रोटीन के मतलब उदाहरण है। तीसरा कौन सा होता है, आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आंशिक पूर्ण प्रोटीन जैसे कि आप जानते हो जो प्रौढ़ों में तो काम कर सकते हैं पर बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक नहीं होंगे, ठीक है। तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन, आंशिक मतलब कुछ एमिनो एसिड होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। प्राप्ति के आधार पर आप जानते हो या तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, वनस्पति से मिलता है, ठीक है, वनस्पति से जैसे दालें वगैरह हो गई वहाँ से मिलता है। दूसरा हम कह सकते हैं प्राणिज, ठीक है। एक बार सभी लोग वीडियो को, चैनल को लाइक कर दें और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर वनस्पति और प्राणिज हो गया। भौतिक घुलनशीलता के आधार, अब आप यहाँ पर ऑप्शन तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। हमने क्या साधारण प्रोटीन की चर्चा की, नहीं की, मतलब ये सही है। हमने क्या आंशिक प्रोटीन की चर्चा भी की यहाँ पर, बिल्कुल की, ठीक है, की नहीं की। दूसरा हमने संयुग्मी की चर्चा नहीं की, हमने व्युत्पन्न की भी चर्चा नहीं की, मतलब आंशिक की चर्चा आपने की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ की थी, हमने जब कहा था गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण तो करेंगे, तो फिर करा था तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन हमने बताया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आंशिक पूर्ण प्रोटीन जो है भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण में शामिल नहीं है, क्योंकि जो तीसरा वर्गीकरण होता है भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर, तो ये यहाँ पर आपके कौन कौन से प्रोटीन होते हैं मैं रेज कर देती हूँ। साधारण प्रोटीन आपका होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है और व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। इनकी भी चर्चा आगे करेंगे, तो बने ये क्वेश्चन है यहाँ पर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सोयाबीन में नहीं पाया जाता, ग्लाइसिन, लेग्यूमिलिन या फिर उपर्युक्त सभी। तो लेग्यूमिन आप सभी जानते हो किसका, मटर का प्रोटीन है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेग्यूमिन, ठीक है। लेग्यूमिन किसका है, आपके मटर के प्रोटीन का उदाहरण है, तो सोयाबीन में ये नहीं पाया जाएगा, मटर में पाया जाता है। जो ग्लाइसिनिन है सोयाबीन का जो प्रोटीन है, ये आप कह सकते हो क्लास 1 का उत्तम प्रोटीन के अंतर्गत आता है, उत्तम या उत्तम पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है, पूर्ण प्रोटीन है, ठीक है। कौन सा, सोयाबीन का ग्लाइसिनिन। ओके, यहीं पर लेग्यूमिलिन की अगर हम बात करेंगे तो ये आंशिक प्रोटीन है, मतलब इसमें सारे अमीनो एसिड आपको नहीं मिलेंगे। आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, मतलब ना तो सारे मिलेंगे और ना ही आप ये कहोगे कि इसमें हमें अमीनो एसिड नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब आंशिक है ये। ओके, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है मटर की जो प्रोटीन होती है, ठीक है, मटर की प्रोटीन आपको पता चल गई लेग्यूमिन है। इसके बाद भी हम कुछ प्रोटीन्स की चर्चा करेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाए केसीन है, ठीक है, किसमें पाई जाती है, दूध में। और इसके साथ ही लैक्टल ब्यूमिन है, तो ये किसकी है, ये दूध की प्रोटीन है, लेकिन कौन सी है, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है ना। अंडे की जर्दी में, अंडे में कौन कौन सी पाई जाती है, अंडे में आप सभी जानते हैं ओवल ब्यूमिन, ठीक है, ओवल ब्यूमिन, क्योंकि सीधे तौर पर हम कहेंगे जो भी प्राणिज में प्रोटीन होते हैं वो पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। और ओवोबिटेलिन, ठीक है, ओवोबिटेलिन, ठीक है, बिटेलिन। ओके, तो ये सभी क्या है, आपके पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं। यहीं पर आपके मांस का ट्रिप्टोफान या फिर ल्यूसिन भी मांस में पाया जाता है, ये भी पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है। सोयाबीन में आप जानते हो लेग्यूमिलिन, अच्छा हाँ चर्चा करी ली, ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है, मतलब ये पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। ग्लाइसिनिन पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जो मध्यम या आंशिक प्रोटीन होते हैं उनमें 1-2 मिसिंग एमिनो एसिड होते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 15, निम्नलिखित में से प्रोटीन के वर्गीकरण में कौन सा प्रौढ़ों के लिए आवश्यक है लेकिन बच्चों के लिए आवश्यक नहीं होगा, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। भाई ये तो सभी के लिए आवश्यक है, बच्चों के लिए भी आवश्यक है, वृद्धि और विकास में सहायक होगा। मध्यम आंशिक पूर्ण प्रोटीन, ठीक है, अपूर्ण प्रोटीन उपर्युक्त सभी। तो हम कहेंगे यहाँ पर मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, जो प्रौढ़ों का काम चल जाएगा इससे। प्रौढ़ मतलब जो हम लोग हैं, हम लोगों का वृद्धि और विकास हो चुका है लगभग, मतलब विकास तो चलता रहता है,
पर ग्रोथ हो चुकी है, हमारी ना लंबाई बढ़नी है, कुछ भी नहीं बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम या आंशिक प्रोटीन है जो आपकी हम लोगों के लिए तो सही है, लेकिन अगर हमारे जो बच्चे हैं जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है, वृद्धि की ओर है, अग्रसर है, उनके लिए ये प्रोटीन जो है क्या होगा, लाभदायक नहीं होगी, मतलब बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है। और जो जीन प्रोटीन जैसे अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण होता है, जीन है आपका, जिलेटिन है फलों की, तो ये क्या है, ये किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। अगर आप ये रोज़ खाते रहे तो मतलब कोई भी है जब इसे रोज़ खाता रहेगा, मान लो ये प्रोटीन नहीं ले रहे हो आप, ये नहीं ले रहे हो, ये आप रोज़ खा रहे हो, तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये प्रोटीन हमारे लिए कैसे भी आवश्यक नहीं है, जिंदा ही नहीं रह सकता। कभी कभार खा लिया, बात अलग है, मक्का वगैरह, लेकिन आप ये कहो कि सिर्फ आप इसी पर डिपेंड हो गए तो जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, बिल्ड करता है हमारी बॉडी को। तो जब वही चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी का विकास कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, निम्नलिखित में से सेकेंड क्लास प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है। अंडा है, दूध है, राजमा है, पनीर है। तो हम सभी जानते हैं जो वनस्पति होते हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंड क्लास प्रोटीन के उदाहरण है। बस अपवाद में जैसे सोयाबीन का ग्लाइसिन है, तो वो क्या है, वो आपके फर्स्ट क्लास प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है ना। मेवे में एक्सेलसीन है, तो ये सब कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास प्रोटीन के उदाहरण हो जाते हैं, ओके। मक्के का ग्लूटेनिन मक्के का, ये भी फर्स्ट क्लास में आता है। तो कुछ वनस्पति हैं जो आपके फर्स्ट क्लास में आते हैं। बकाया हम अगर ओवरऑल बात करेंगे तो कहेंगे जो भी वनस्पति होते हैं, वनस्पति में कौन से प्रोटीन मिलते हैं, सेकंड क्लास प्रोटीन मिलते हैं। तो राजमा क्या है, वनस्पति है। प्राणिज क्या है, अंडा है, दूध है, पनीर, ये प्राणिज है, तो ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन के उदाहरण है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, जो जल अपघटन की क्रिया में टूटने पर सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन या फिर उपर्युक्त सभी। जो जल अपघटन की क्रिया में टूटने पर सिर्फ और सिर्फ किसमें, अमीनो अम्ल में विघटित होते हैं, हम उसकी बात जो है कर रहे हैं यहाँ पर। वो आपकी क्या, सरल, संयुक्त, व्युत्पन्न में कौन होंगे, सबसे ईजी सरल, ठीक है, सिंपल प्रोटीन जो होते हैं, ओके। तो ये हम जानते हैं, हमने अभी आपको जो प्रोटीन का वर्गीकरण पर पढ़ाया था, तो उसमें जो भौतिक संरचना के आधार पर, जो रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था, हमने क्या कहा था, सरल होता है, संयुक्त होता है, व्युत्पन्न होता है। तो जो जल अपघटन की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं, वो होते हैं हमारे सरल प्रोटीन होते हैं। जैसे कह सकते हैं हम अंडे का एल्बुमिन, उदाहरण पूछा जाता है आपसे, तो अंडे का एल्बुमिन आप लिख लीजिए, एल्ब्यूमिन, ठीक है, अंडे का एल्ब्यूमिन। गेहूं का ग्लूटेनिन, गेहूं में भी ग्लूटेनिन होता है, मक्के में भी ग्लूटेनिन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गेहूं का ग्लूटेलिन्स होगा ये, ओके। और दालों का प्रोलेमिन्स, दालों में कौन सा होता है, प्रोलेमिन्स, ओके। तो ये किसके उदाहरण है, ये आपके सरल प्रोटीन के उदाहरण हो जाते हैं। बालों में पाया जाता है फाइब्रस प्रोटीन बालों में, ठीक है। अब आप ये मत कहना कैरोटीन भी पाया जाता है, वो अलग चीज़ है। बालों में फाइब्रस प्रोटीन भी होता है, जो आपका उदाहरण किसका होता है, सरल प्रोटीन का उदाहरण है। क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के प्रकार में अकार्बनिक तत्व जुड़ा होता है। फास्फोलिपिड प्रोटीन में, न्यूक्लिक प्रोटीन तथा लाइपोप्रोटीन में, हीमोग्लोबिन में या फिर उपर्युक्त सभी में। अकार्बनिक तत्व की बात हो रही है, देखो तत्व दो होते हैं, कार्बनिक या फिर अकार्बनिक। तो प्रोटीन के प्रकार में अकार्बनिक तत्व की बात हो रही है, तो अकार्बनिक तत्व मतलब कहीं ना कहीं मिनरल की बात हो रही है। कहाँ पर दिख रहा है आपको, फास्फोलिपिड, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर हीम भी जो है आपका क्या है, आपके अकार्बनिक तत्व। भाई आयरन क्या है, वो भी खनिज है आपका, फास्फोरस भी, और यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। ये संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है ना, संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। संयुक्त प्रोटीन में क्या होता है, या तो सरल प्रोटीन, ठीक है ना, जो सरल प्रोटीन होता है उसके साथ कौन जुड़ा होता है, सरल प्रोटीन के साथ कौन जुड़ा होता है, एक कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व जो है जुड़ा हुआ होता है, कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व जुड़ा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ओके। कार्बनिक और अकार्बनिक जुड़ा होता है, यहाँ पर ये जो है लिपोप्रोटीन, ये गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो यहाँ पर नहीं लगा लो, क्वेश्चन में नहीं है पूछा जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लिक प्रोटीन जो है लिपोप्रोटीन में, इसमें क्या लिपिड आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये आपके कार्बनिक का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अकार्बनिक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा, ठीक है। सही हो, मतलब नहीं पूछा है तो फिर बी हो जाएगा, ओके। और ये अकार्बनिक पूछोगे तो फिर ये हो जाएगा,
ओके, थोड़ा सा बस कन्फ्यूज़न हो जाता है तो फिर वो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है, समझाना थोड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन 19, इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण विशेषकर ताप जल पाचक रसों की क्रिया के दौरान विखंडन के कारण होता है। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन या उपर्युक्त सभी प्रोटीन, मतलब सभी होगा। तो यहाँ पर ये होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ओके, व्युत्पन्न प्रोटीन, संयुक्त का भी हमने बताया था, ठीक है, सरल का भी बताया था कि जो सीधे सीधे क्या होते हैं, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। संयुक्त में हमने क्या बताया, संयुक्त में हमने बताया था या तो कार्बनिक तत्व जुड़ जाता है प्रोटीन के साथ या फिर अकार्बनिक तत्व जुड़ जाता है। ओके, अकार्बनिक में आपके खनिज लवण आ जाते हैं और कार्बनिक में आपके सारे जो बचा है प्रोटीन, बचा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, प्रश्न आया व्युत्पन्न का, तो ये सभी हमने अभी जो रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, ये तीनों उसी के प्रकार हैं। तो उसी में व्युत्पन्न से ये प्रश्न था। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं 3 तरीके से होते हैं। एक होते हैं प्रोटियोन्स, ठीक है, एक प्रोटियोन्स होते हैं। मेरा देखो ये आज क्लास जो है ना, ये रिवीजन क्लास है। प्रोटियोन्स होता है, दूसरा मेटा प्रोटीन होते हैं, मेटा प्रोटीन होते हैं, मेटा प्रोटीन, मैं शॉर्टली बोलूँगी थोड़ी चीज़ें। और तीसरा कौन सा होता है, जमने वाला प्रोटीन होता है, जमने वाला। जैसे अंडे है, अंडे को उबालोगे तो क्या होता है, ताप के कारण जम जाता है, ठीक है ना। तो जो मेटा प्रोटीन होते हैं इसमें क्या होता है, अम्ल क्षार की प्रोसेस से ये निर्मित होते हैं। जैसे एसिड प्रोटीन हो गए, एसिड एल्बुमिन हो गए, क्षारीय प्रोटीन हो गए, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं, किसके, मेटा प्रोटीन के। और जो दूध से दही है, केसीन, दूध से दही या फिर दूध से जो दही में परिवर्तन होता है, ये प्रोटियोन्स के माध्यम से होते हैं, प्रोटियोन्स प्रोटीन के माध्यम से होते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूछा जाएगा, जो प्रोटीन का निर्माण पूछा जाए ताप जल एवं पाचक रसों की क्रिया के द्वारा होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ये तीनों हमने प्रकार बताए हैं व्युत्पन्न प्रोटीन के, तो ये याद आपको रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स या पेप्टाइड या फिर प्रोटीन तथा मेटा प्रोटीन। अभी हम आपको बताएं, जब हम व्युत्पन्न प्रोटीन, अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे जो व्युत्पन्न प्रोटीन, ये वाला हमने पढ़ा था, आंसर इसका दिया था अभी। व्युत्पन्न प्रोटीन ये जो होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। जो व्युत्पन्न प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो प्राथमिक व्युत्पन्न होते हैं, दूसरा द्वितीय व्युत्पन्न होते हैं। अच्छा, अभी हमने जो इतना प्रोसेस आपको यहाँ पर पढ़ाया था ना, जो व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं 2 तरीके के बताए हमने, एक प्राथमिक व्युत्पन्न और दूसरा द्वितीय व्युत्पन्न, सेकंड तरीके से उत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो जो हमने प्रोटियोन्स एवं मेटा प्रोटीन यहाँ पे जमने वाले बताए, वो प्राथमिक तरीका था इसका, ठीक है, प्राथमिक वाला तरीका था। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न कौन सा पूछा गया है, यहाँ पर द्वितीय वाला पूछा गया है कि द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो अभी हमने प्रोटियोसिस का क्या चर्चा किया, पेप्टोन्स का चर्चा किया, पेप्टाइड का किया, ये प्रोटीन तथा मेटा प्रोटीन का चर्चा किया। बताइए इनमें से किस चीज़ का चर्चा किया था। तो हमने मेटा प्रोटीन का चर्चा किया। तो मेटा प्रोटीन किस में आ जाएगा, मेटा प्रोटीन आपके आ जाएगा जो पहले वाले थे, प्रथम व्युत्पन्न प्रोटीन। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है इसका उदाहरण नहीं है। बकाया आपके प्रोटियोसिस हो गए, पेप्टोन्स हो गए, पेप्टाइड हो गए, ये किसके व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हो गए, ठीक है ना। प्रोटियोसिस, पेप्टोन एंड पेप्टाइड किसके उदाहरण है, सेकेंड व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। क्वेश्चन है 21, निम्न में से ऊन के सदस्य सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, आर्लॉन। ऊन की तरह आपको बताना है यहाँ पर जो है सिंथेटिक फाइबर है, तो ये ऑर्लॉन होता है ऊन की तरह, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 22, रेखांकन के लिए रेखक रूलर जो होता है कितने फुट का होता है, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट या फिर 5 फुट का। तो रेखांकन के लिए जो रूलर होता है वो आपके 1 फुट का होता है, ठीक है ना। रेखांकन जैसे हम कपड़े की कटिंग वुटिंग करते हैं तो उस समय प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होता है, 1 फुट का होता है। और इसमें सूचक चित्र जो पूछा कितने इंच, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो सूचक चित्र की बात हो रही, किस पर, रूलर पे, तो 12 इंच में ये अंकित होते हैं, ठीक है। 12 के इंच पर जो होते हैं इसमें चित्र अंकित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये कितने भागों में रूलर डिवाइड होता है, तो 8 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। ये टेक्सटाइल में प्रयोग किया जाने वाला एक रूलर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लकड़ी के, धातु के, प्लास्टिक के ये बने होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है 23, कटिंग टेबल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। कटिंग जो टेबल होती है कपड़े को काटने का, एथलीट हम इसका प्रयोग करते हैं कपड़े को काटने में। 2 फीट की होनी चाहिए, 3 फीट की होनी चाहिए, 5 फीट की या 10 फीट की। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 फीट की होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कटिंग टेबल की लंबाई होती है कम से कम 5 फीट की, कितनी, 5 फीट की होनी चाहिए। या ध्यान रखिएगा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लंबे कपड़े भी हमें कई बार काटने पड़ते हैं, तो ये लंबे कपड़ों के लिए बेनिफिशियल रहती है। छोटे भी आप काट सकते हो, ठीक है, लंबे कपड़ों को आप इस पर आराम से काट सकते हो।
ओके। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेखांकन करना है, मतलब जो होते हैं ना हम लोग निशान बिशान लगाते हैं, तो अगर नॉर्मली अगर पूछा जाए तो हम 2.5 से 3 फीट की जो है टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बकाया हमारे लिए 5 फीट की टेबल इसलिए बेनिफिशियल है कि हम लंबे कपड़े भी काट सकते हैं। बकाया खाली हमें निशान लगाना है तो 2.5 से 3 फीट की जो है टेबल हमारे लिए उपयुक्त रहती है कटिंग के लिए। ओके, क्वेश्चन है 24, मतलब रेखांकन के लिए 2.5 से 3 फीट, ओके, कटिंग के लिए तो आपकी वही 5 फीट वाली टेबल। क्वेश्चन है 24, कारखाने में बाह्य आकृति परीक्षण होगा। प्रशिक्षण में तंतुओं को पृथक का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, गुनिया व एल स्क्वायर का, या फिर माइक्रोस्कोपिंग मशीन का, या फिर रासायनिक पाउडर का। तो यहाँ पर आप जानते हो कारखाने में जब हम, अच्छा यहाँ पर ये परीक्षण से मैंने प्रश्न डाला है, ध्यान नहीं रहा, हाँ ये परीक्षण लिखा हुआ है। बाह्य आकृति का जब हम परीक्षण करते हैं, कपड़े को देखकर पहचानते हैं, ठीक है ना, तो हम रेशे को चेक करते हैं। तो अगर हम ये काम कारखानों में कर रहे हैं बाहरी आकृति का परीक्षण, तो हम मेनली ट्वीजर का प्रयोग करते हैं या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर ट्वीजर का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है एल स्क्वायर, तो माइक्रोस्कोपिंग आप जानते हो जिसमें हम खासतौर से प्राकृतिक रेशों का परीक्षण करते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा रेशा किस तरीके का दिख रहा है। ये एल आकार का क्या होता है, कह सकते हो आप स्केल, कह सकते हो एल आकार का होता है। टेलर्स स्क्वायर या एल स्क्वायर हम इसको बोलते हैं, टेलर्स स्क्वायर या फिर हम एल स्क्वायर इसको बोलते हैं। कभी भी प्रश्न बने जो एल स्क्वायर होता है उसकी लंबाई, जो एल क्या होता है, इस साइड में लंबा होता है, लंबवत होता है, ये वाली छोटी होती है लाइन, ठीक है, तभी तो एल बनता है। तो इसकी लंबाई पूछी जाए इसमें कितनी होती है इस स्केल में, तो 20 से 24 इंच होती है, ठीक है, 24 इंच होती है। यहीं पर ये छोटी वाली जो लाइन होती है उसकी 12 इंच तक होती है, ठीक है, 12 इंच तक होती है। ओके, यहाँ पर इंच लगा दिया मैंने। ओके, क्लियर हुआ। क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से बाह्य आकृति परीक्षण में किस रेशे की विशेषता गलत है? कपास भद्दा खुरदरा फुज्जीदार तथा आकर्षण रहित लगता है, ठीक है। लीलन चिकना स्पर्श सुखद कड़कीला होता है। ऊनी कड़क गर्म फुज्जीदार व चिकने होते हैं। रेशम में अनोखी चमक आश्चर्यजनक हल्का कोमल व चिकना होता है। तो अरे ऑप्शन ही दिख गया यहाँ पर, कड़क गर्म फुज्जी रहित, मतलब कड़क तो नहीं होता ना, ऊन तो भाई मुलायम होता है, ओके, कड़क नहीं होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ये बाह्य आकृति परीक्षण है, याद रखिए। कपास का रेशा कैसा दिखता है? भद्दा खुरदरा फुज्जीदार आकर्षण रहित दिखता है। लीलन का चिकना स्पर्श सुखद होती है, कड़कीला सा होता है। रेशम का अनोखी चमक आश्चर्यजनक हल्का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का सा होता है। कोमल व चिकना भी होता है। क्वेश्चन है 26, प्राकृतिक तंतुओं की महीनता को हम किस में मापते हैं? माइक्रोन में, डायमीटर में, ए और बी दोनों सही है, निम्न में से कोई नहीं, तो हम दोनों में ही मापते हैं। माइक्रोन को ही हम डायमीटर में मापते हैं और माइक्रोन में मेज़र करते हैं, ठीक है, मतलब लिखते हैं कि हाँ ये इतना माइक्रोन है इसका। ओके, महीनता को मापते हैं डेनियर और माइक्रोन दोनों में। क्वेश्चन है 27, रेशम के रेशे का व्यास कितना होता है? 9 से 11, 15 से 18, 10 से 20 या फिर 10 से 50? 10 से 50 ऊन का होता है, हम सभी जानते हैं। 10 से 20 किसका होता है? कपास का होता है। 15 से 18 किसका होता है? लीलन का होता है, आई होप सभी को पता होगा। और 9 से 11 किसका होता है? रेशम का होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहीं पर 1.52 क्या होता है? यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व होता है। लीलन का, कपास का, रेयॉन का 1.52 होता है। और इसका कह सकते हैं किसका, रेशम का कितना होता है? 1.25 होता है। और ऊन का कितना होता है? 1.32 होता है। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखें ये। क्वेश्चन है 28, रेशा तोड़ परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? रसायन का, मैग्नीफाइंग ग्लास का, कटाई मशीन का उपयोग सभी का, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं रेशा तोड़ परीक्षण में। क्वेश्चन है 29, दहन परीक्षण करते समय कितने तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? 2, 3, 4, 5। तो दहन परीक्षण करते समय हम मुख्यतः 3 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। और 3 तत्वों का ध्यान तो रखते हैं, ये बात कही किसने? हॉलन एवं सैडलर ने की है। हॉलन एवं सैडलर जो है टेक्सटाइल में काफ़ी मतलब इनकी डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। तो हॉलन एवं सैडलर ने क्या कहा है? 3 तरीके की जो होते हैं दहन परीक्षण होते हैं। दहन मतलब बर्निंग टेस्ट जो कपड़ों पर करते हैं। मतलब 3 तत्व कौन कौन से हमें देखने होते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लौ लगने पर, ठीक है, लौ लगने पर ऐसा कैसा जलता है, ठीक है। दूसरे बात हम क्या देखते हैं? जो जला हुआ भाग है वो हमें उसका स्वरूप देखते हैं कि उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, छूने में कैसा है, देखते ही नहीं देखते हैं, ठीक है ना। लौ लगने पर कैसा जलता है? जैसे कपास है जलता रहता है, ऊन है लहराते हुए जलता है, और नायलॉन चलाओगे तो पिघलता, मेल्ट हो जाएगा, मतलब पिघलना शुरू कर देगा, है ना। तो ये सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लौ को देखते हैं, फिर जले हुए भाग का स्वरूप देखते हैं कि काला है, ग्रे कलर का है, ठीक है, कुरकुरी तो नहीं, कुरकुरी राख है, कैसी राख है, ये सब चीज़ें देखते हैं ना। और जलने पर उसकी महक कैसी है,
ठीक है। तीसरा क्या देखते हैं, खुशबू देखते हैं, स्मेल कैसी है, जैसे तीखे पंखों की समान आती है ऊन की स्मेल, है ना, कागज़ के समान आती है सूती रेशों की स्मेल, तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, निम्नलिखित में से कौन से रेशे दहन परीक्षण में सहायक लौह हटाते ही बुझ जाते हैं, मानवकृत, सेल्यूलोजिक, खनिज या फिर प्राणिज। तो हम जानते हैं जो आपके प्राणिज रेशे होते हैं, ऊन है, ऊन लहराते हुए जलता है, मतलब अगर जैसे हटाओगे बुझ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो रेशम होता है वो भी पिघलते हुए से जलता तो है, लेकिन हटाते ही सहायक लौह बुझ जाता है। तो डी ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रेशे दहन परीक्षण में सहायक लौह हटाते ही बुझ जाते हैं। भाई खनिज तो जलते ही नहीं है तो हटेंगे, मतलब हटाते ही बुझेंगे कैसे, भाई खनिज तो अलग चीज़ है। भाई जो आपने एस्बेस्टस पढ़ा होगा, कितना 750 फ़ारेनहाइट तक ताप को सहन कर लेता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, डी ही ऑप्शन है। ये कहते हैं ना धोखे से मिस्टेक हो जाती है, ऑप्शन में सी लग गया है। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, सहायक लौह हटाते ही, जैसे कि ऊन है, आप जानते हो जलना, ऊन सबसे बढ़िया उदाहरण है इस चीज़ का। ऊन को आप जलाना, लहराते हुए जलेगी और जैसे ही हटाओगे वैसे ही बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको मैंने दे दिया। कहा है सोना चांदी भी खनिज में आता है, कभी बुझता है आपने कभी जलता है सोना चांदी, नॉर्मल नहीं जलता है। क्वेश्चन 31, सजीवों, ये बात और है आकार में ढालने के लिए पिघलाया जाता है सोने वगैरह को, जलता नहीं है। सजीवों के शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक मूलभूत इकाई क्या है, ऊतक है, कोशिका है, नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन आप जानते हो तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ओके, नेफ्रॉन आप जानते हो वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका, ठीक है, कोशिका आंसर हो जाएगा। सजीवों के शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक मूलभूत इकाई क्या है, वो कोशिका है। और कोशिकाओं के मिलन से ही क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं, ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका का रासायनिक नाम क्या है, साइटो है, ठीक है ना। अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन है 32, कोशिका का मुख्य भाग होता है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, उपर्युक्त सभी। कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है, कोशिका का मुख्य भाग प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा चर्चा कर लें क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। जो कोशिका होती है, अगर ये पूछा जाए कि इस किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। और साथ ही साथ इसका अर्थ क्या होता है, ये छोटी कोठरी, ठीक है। तो छोटी कोठरी की तरह ही तो होता है जिससे जुड़कर हमारे अंग बने होते हैं, ठीक है। और छोटी कोठरी हम इसलिए भी कह सकते हैं, इसमें आपके बहुत सारे कोशिका अंग आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपका लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है। यहीं पर अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की जो खोज है कौन करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन करते हैं। ब्राउन कब करते हैं, 1831 में करते हैं, 1831 में करते हैं, ठीक है। 31 में 1831 में खोज करते हैं। और साथ ही साथ इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल रूम कहते हैं। ओके, सेंट्रल रूम कहते हैं किसका, कोशिका का सेंट्रल रूम, क्योंकि ये मुख्य अंग विशेष तौर पर, मतलब इन सब में भी मुख्य अंग माना जाता है। केंद्रक के जो भी कोशिका के जितने भी काम होते हैं कौन हैंडल करता है, केंद्रक हैंडल करता है, इसलिए सेंट्रल रूम हम इसको कहते हैं, सेंट्रल रूम कहते हैं इसको हम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का दिमाग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, तो जो प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हो इसको, तो ये क्या होती है, कहीं ना केंद्र का जो कोशिका द्रव होती है उसको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करने का काम करती है। मतलब कोशिका में 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव्य भी इसी में पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 34, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन ल्यूबिनहॉक या फिर रॉबर्ट ब्रेचो ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो किसकी कोशिका की ही खोज की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और एंटोनी वॉन ल्यूबिनहॉक ने क्या किया, ये कोई हमें कमेंट में बताएगा। सारी चीज़ें हम भी बता देंगे, थोड़ा दिमाग आप भी चलाइए, है ना। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण केंद्रक के किस भाग में होता है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण जो है केंद्रक के किस भाग में होता है, केंद्रीय भाग में, केंद्रिका में, या क्रोमेटिन में, या फिर DNA में। तो ये होता है केंद्रिका में, ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण किस में होता है, केंद्रिका में, केंद्रिका में होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 36, क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन का, DNA का, A और B दोनों का, केवल B का। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन तथा DNA का जो होता है क्रोमेटिन बनाया जाता है। यहाँ पर जो ये कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, और केंद्रक में ही क्या होते हैं, ये धागेदार संरचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
जिन्हें हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं, और इन्हीं में DNA, RNA आप जानते हो बहुत सारे जो होते हैं पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं, जीन होते हैं, सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बने किसके होते हैं? प्रोटीन और DNA के बने होते हैं। हमने बताया ना कि इसी में पाए जाते हैं, तो मतलब इससे बने हुए होते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 37, निम्न में से किसके शारीरिक संगठन में कोई भी कोशिका नहीं होती? विषाणु के, पादप के, जंतु के, ऊपर सभी के। तो विषाणु जो है इसमें ये क्या होता है? कोई भी कोशिका नहीं होती। बकाया हम लोग होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन कोशिका तो होती है ना, लेकिन विषाणु में कोई भी कोशिका नहीं होता है, इसीलिए हम अकोशिकीय जीव के नाम से इसको जानते हैं। अकोशिकीय जीव आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे वायरस है, ठीक है ना। कोशिकीय जीव पूछा जाएगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक दो तरीके की होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं, हम कह सकते हैं नग्न आंखों से नहीं दिखती, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ईस्ट वगैरह हो गई, ये सब, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? एक एक कोशिकाएं होती है, पर हमारा शरीर बहुकोशिकीय होता है। हमें सब देख रहे हैं, हम आपको देख सकते हैं, तो हम लोग कौन हो गए? हम यूकैरियोटिक हो गए। 38 है, कोशिकीय जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या फिर 4 प्रकार के, 5 प्रकार। अभी हमने बताया था कोशिकीय जीव ही इन्हें कहते हैं। जो देखो अकोशिकीय जीव कौन था? वायरस था, विषाणु था, ठीक है ना। कोशिकीय जीव जो के जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जैसे कि आपकी प्रोकैरियोटिक हो गई, प्रोकैरियोटिक जिसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह हमने बताए थे आ जाते हैं, ओके, यूग्लिना बैक्टीरिया ये सब आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे हम लोग हो गए यूकैरियोटिक, ओके। तो ये 2 तरीके की होती हैं कोशिकीय 2 तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। क्वेश्चन है 39, सबसे तेज विभाजन कोशिका का अंग, विभाजन कोशिका के किस अंग में होता है? जीभ में, लीवर में, त्वचा में, या फिर मस्तिष्क में? तो सबसे तीव्र विभाजन हम कहेंगे लीवर में होता है। लीवर की बात पूछा जाए तो जीभ में होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे चाय पीते हैं, कभी कभी हम जल्दी में गर्म चाय मुंह से लगा लेते हैं, गर्म कॉफ़ी लगा लेते हैं, हमारी जीभ जल जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विभाजन इतनी तेज था कि वो सेल्स तुरंत सही हो जाती हैं, हमें दर्द ज़्यादा देर नहीं होता, ठीक है। लीवर में जो होता है इतनी तेज विभाजन होता है, इसीलिए हमें लीवर के रोग बहुत जल्दी पता नहीं चलते हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पता चलते हैं। त्वचा आप जानते हो सबसे बड़ा हमारा ज्ञानेंद्रिय अंग है, ठीक है। और मस्तिष्क में क्या होता है? कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, इसीलिए जो होता है मस्तिष्क में चोट वोट लग जाए तो व्यक्ति सही नहीं हो पाता, कोमा वगैरह में चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 40, कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप में, जंतु में, ए और बी दोनों में, निम्न में से किसी में नहीं, तो ये दोनों में ही पाई जाती है कोशिका झिल्ली, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 41, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवधि क्या कहलाती? भ्रूण अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, डेम अवस्था। तो ये भ्रूण अवस्था कहलाती, गर्भावस्था, गर्भधारण से 2 सप्ताह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा डेम अवस्था होगा, ठीक है ना। 2 सप्ताह से 2 माह पूछा जाता तो भ्रूणावस्था होता है, और 2 माह से जन्म तक पूछा जाता तो गर्भकालीन अवस्था होता, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 42, गर्भावस्था में जीव पोषण के लिए मां पर कब आश्रित होता है? निषेचन के बाद, संभोग के बाद, आरोपण के बाद, उपर्युक्त सभी के बाद। तो गर्भावस्था में जीव पोषण के लिए आरोपण के बाद जो है डिपेंड होता है, क्योंकि निषेचन होता है कहाँ पर? जो आपकी अंडवाहिनी नलिका होता है वहाँ पर होता है, वहाँ से 4-5 दिन में या फिर 9 दिन का समय लगभग लगता है, खिसक कर जीव कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है, और जब गर्भाशय में आता है तभी माँ से पोषण प्राप्त करता है, और उस प्रक्रिया को हम आरोपण कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 43, आरोपण की प्रक्रिया में सहायक ग्रंथि निम्न में से कौन है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपकी थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सभी क्या है? आरोपण की प्रक्रिया में जो है इम्प्लांटेशन में सहायक है, क्योंकि एस्ट्रोजन तो एक हार्मोन है, ग्रंथि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ओके, हार्मोन है, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर जो मासिक चक्र वगैरह का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन है 44, एक्टोमॉर्फिक विकसित होते हैं। एक्टोमॉर्फिक, लंबे मोटे व मजबूत, लंबे पतले लोग, थुलथुले व गोलमटोल, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये होते हैं लंबे पतले लोग जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, लंबे पतले, ठीक है ना। लंबे मोटे मजबूत कौन से होते हैं? हाँ बेटू, ओके। तो यहाँ पर बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो लंबे पतले लोग एक्टोमॉर्फिक होते हैं, लंबे मोटे मजबूत लोग कौन से होते हैं? ये होते हैं मीसोमॉर्फिक, ठीक है, एंडोमॉर्फिक, ठीक है, एंडोमॉर्फिक। और जो थुलथुले गोलमटोल होते हैं वो मीसोमॉर्फिक होते हैं। उल्टा हो गया है, ठीक है, मीसोमॉर्फिक, इधर इसको उल्टा, सॉरी, हाँ सही तो है, ठीक है। ये मीसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, और गोलमटोल वाले में एंडोमॉर्फिक होते हैं, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बालक की लंबाई कितने वर्ष में जन्म की दोगुनी हो जाती? तो लंबाई की बात हो रही है, मैं जल्दी से करा देती हूँ, ऑप्शन आपने देख लिए हैं, 2, 3, 4, 5। 5 वर्ष में लंबाई दोगुनी हो जाती है, ठीक है। 5 लंबाई की बात हो रही है, ठीक है, वजन की बात नहीं हो रही है, वजन तो 6 महीने में ही दोगुना हो जाता है।
क्वेश्चन है 46 बर्तनों का वर्गीकरण किया जा सकता है 2 आधार पर, 3 आधार पर, 4 आधार पर, 5 आधार पर। अभी ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली थी। क्या मैं ये क्वेश्चन आपको कल करा दूँगी? मेरी बेटी परेशान कर रही है थोड़ा, ठीक है। तो मैं रखती हूँ, वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। क्यों मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ? क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी है और ये आपके होम मैनेजमेंट के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपका समय बर्बाद करूँ और ऐसे आंसर बता दूँ, इससे आपको ये समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। मैं बता दूँ बर्तनों का वर्गीकरण 3 आधार पर करते हैं। अब आपको पता ही नहीं 3 आधार होंगे कौन, तो हम ये सब अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। मिलते हैं आगे। अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।